स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 11 फिजिक्स की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और उसमें स्टार्ट कर दिए थे और सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किए थे, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक जगत क्या है। उसमें हम लोगों को बल पढ़ना था कि पूरी प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं, फिर बलों का एकीकरण। इस प्रकार के टॉपिक थे जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप लोग किताब को भी पढ़ लेंगे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। तो यहाँ पे लिखते लिखते क्या मतलब है फालतू में इतना टाइम लॉस करें, उसको किताब से बुक से ही पढ़ लेना। इसलिए हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था और पढ़े थे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के प्रकार 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों को जिन मात्रकों के द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक। 2 स्पेशल हम लोगों ने राशियां पढ़ी थी जिन्हें पूरक राशियां कहते थे। पूरक राशियां 2 प्रकार की कौन कौन सी थी? एक तो कोण, दूसरा धन कोण। कोण को हम लोग किससे नापते थे? रेडियन से। और धन कोण को किससे? स्टेरेडियन से। तो आज हम लोगों को मापन की बात करनी है। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी तुम्हारे पास भौतिक राशि है, मान लो x करके कोई भौतिक राशि है, अगर उसको नापना है तो तुम्हें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक तो किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की यानी n की, और दूसरा u की। n क्या है? n हमारा किसी भी राशि के लिए परिमाण है। क्या है? परिमाण। और u क्या है? यूनिट यानी बोले तो मात्रक। ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें कहा गया कि 10 किलो आलू लाओ, क्या लो? 10 किलोग्राम। तो यानी ये द्रव्यमान भौतिक राशि है। क्या है? द्रव्यमान ही तो होता है ना। आलू में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। कह दिया गया 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे n का मान क्या है? n बराबर 10 है अगर कंपेयर करोगे। और u क्या है? u क्या है तुम्हारा? किलोग्राम है। तो क्लियर है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए तुम्हें कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक किसकी? एक तो परिमाण की, दूसरी मात्रक की। अब हम कम से कम क्यों बोल रहे हैं कि सर किसी और चीज़ यहाँ पड़ सकती है। अगर किसी भौतिक राशि में दिशा है, ठीक है, तो वहाँ पे दिशा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि सदिश राशियों में दिशा भी होती है और अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जो भौतिक राशि है उसको मापने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता तो होगी ही होगी। एक है क्या? मात्रक। दूसरा क्या है? परिमाण। क्लियर है। तो आज हम लोग दूरियों का मापन कर रहे हैं। दूरी भी एक प्रकार की भौतिक राशि है और कैसी है? मूल राशि है। तो दूरी का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है मीटर। क्लियर है बात? SI मात्रक होता है मीटर। अब जो दूरियों की परास है कि हम लोग सबसे परास किसे बोलते हैं? परास, रेंज। अच्छा, रेंज अगर हम लोग अपनी रेंज कहें ना तो कहा जाता है कि तुम अपनी रेंज में रहो। मतलब तुम्हारा जो एक दायरा है कि उस दायरे के अंदर ही तुम रहोगे। इसी प्रकार दूरियों को नापने का भी एक दायरा है कि कितनी से छोटी दूरी नाप सकते हो और कितने बड़ी से बड़ी दूरी नाप सकते हो। अब छोटी दूरी नापने के लिए तुम्हें कम से कम छोटी चीज़ तो चाहिए होगी। तो सबसे छोटी चीज़ दुनिया में होती है वो क्या होती है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या है? संभव नहीं है निकालना। इसीलिए सबसे छोटी चीज़ होती है हमारा प्रोटॉन। क्या होती है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो माप होती है वो लगभग होती है 10 की घात -15। लगभग कितनी होती है? 10 की घात -15। और जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या है इसमें? देखो, अनुमान लगाओ, सबसे बड़े हम हैं क्या? नहीं, हमसे बड़ा तो हमारा घर है। घर किसके ऊपर है? घर किसी शहर में है। शहर किस में है? किसी देश में है। राज्य में है। राज्य किस में? देश में। देश किस में है? पृथ्वी में। और पृथ्वी किस में? हमारे सौरमंडल में। सौरमंडल किस में? अनंत गैलेक्सियों में चले जाओगे। धीरे धीरे वो गैलेक्सी भी चमकती जाएंगे और छोटा मंदाकिनी, फिर ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे करके क्या होता जाएगा? बहुत ज़्यादा विस्तार होता जाएगा और तुम्हारी पृथ्वी तो एक तुच्छ हो जाएगी। और उससे भी बड़ी दूरियां हो सकती हैं, जो कि है आज तक अनुमान लगाया गया हमारा प्रेक्षणीय विश्व। इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है पूरे विश्व में। पूरा विश्व मतलब अपना संसार नहीं, आज तक अनुमान लगाया गया सबसे बड़ा विश्व मतलब ब्रह्मांड वाला पूरा गैलेक्सी गैलेक्सी हर चीज़ को देखा जाए तो वहाँ की अगर तुम लोग दूरी को देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी? लगभग होती है 10 की घात 55। कितनी होती है? 10 की घात 55। 10 की घात 55 हम द्रव्यमान का थोड़ा सा डेटा याद रख लिए यहाँ पे। 10 की घात 26 मीटर होती है। कितनी? 10 की घात 26। प्रेक्षणीय विश्व। प्रेक्षणीय विश्व, विश्व मतलब संसार, ठीक है ना? विश्व मतलब संसार। तो अब 10 की घात 26 ये क्या है? हमारी संसार की परिसीमा की दूरी है।
तो अब इससे बड़ी तो कोई दूरी नापोगे नहीं, तो क्या नाप सकते हो? सबसे छोटी जो दूरी है तुम्हारी वो 10 की घात -15 है, और जो सबसे बड़ी दूरी है वो 10 की घात 26 है। तो अब जो रेंज है वो इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच में है। क्लियर है ना बात? ऐसे कुछ और भी डेटा होता है, जैसे देखोगे तुम्हारी जो सूरज होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी 10 की घात कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। और अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी देखोगे और तो होती है 10 की घात 8। क्लियर है बात? अब देखो एक बात याद रखना कि ये सब क्या है, इसी परास के अंदर आएंगी ये सब दूरियां। ये सब दूरियां किसके अंदर आएंगी? इसी परास के अंदर। तो जो दूरियों की परास है वो कितनी है? 10 की घात -15 से 10 की घात 26 मीटर के अंदर ही अंदर है। और इसकी एक पूरी क्या है, सारणी बनी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी में। ठीक है। तो पूरा डेटा तो ऐसे याद करके रट्टा तो मारना नहीं है, तुम अपनी परास याद रखो कि जो दूरियों के मापने की क्या है, परास है 10 की घात -15, कितनी छोटी दूरी है, तो 10 की घात 26 कितनी बड़ी दूरी है। आई बात समझ में? तो वो तो आगे समझ में। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहां से समझ में आया कि दूरियां एक तो बहुत छोटी होती हैं, एक तो बहुत बड़ी दूरियां होती हैं। बड़ी दूरियों को तुम लोग ऐसे फीता लेकर के तो नापने चले नहीं जाओगे चले जाओगे क्या? अगर तुम्हें पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी नापनी है तो क्या तुम वहां पे मीटर लेके जाओगे सूरज तक नापने के लिए? संभव ही नहीं है ना ये चीज। इसलिए वहां पे एक विधि का उपयोग करते हैं हम लोग, उसे लंबन विधि बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? बड़ी दूरियों के मापन के अंदर। किसके अंदर? बड़ी दूरियों के मापन, बड़ी दूरियों का मापन, बड़ी दूरियों का मापन। देखो बड़ी दूरियों का मापन में लिखो सबसे पहले कि प्रायः बड़ी दूरियों को यथार्थ रूप से मापना, यथार्थ रूप में मापना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विधियों का सहायता से, कुछ विधियों की सहायता से अनुमानित दूरी ज्ञात करना संभव है। क्या है? अब जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर तुम्हें नापनी है तो पूरी तरीके से संभव नहीं है कि तुम लोग एक फिक्स दूरी नाप लो। जैसे तुमने नापा, कोई एक पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, ए है, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अब इसमें तुम लोग फीता, पटरी अटरी हर चीज़ को लगा करके एकदम लगभग क्या नाप लोगे, यथार्थ दूरी को नाप लोगे। यथार्थ दूरी को, उसमें भी एरर होता है, वो एक अलग अपना, अभी इसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में एरर ही पढ़ने वाले हैं, त्रुटि पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि ए और बी के बीच में जो दूरी है लगभग तुमने यथार्थ रूप से उसको माप लिया। ठीक है। लेकिन तुम सूर्य और पृथ्वी में फीता लेकर के तो नापने जा नहीं रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, यथार्थ दूरी नहीं आएगी। वहाँ पे एक अनुमानित दूरी आएगी जो कि किसी विधि के द्वारा तुम लोग ज्ञात कर रहे होगे। ठीक है। तो अब ज्ञात करते हैं, नोट डालो। बड़ी दूरियों को नापने के लिए, बड़ी दूरियों को मापने के लिए लंबन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। लंबन विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर है? लंबन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरालॉक्स। अब लंबन विधि क्या होती है इसको देख लेते हैं। ठीक है, हो गया, ये लिख लो। देखो लंबन विधि क्या होती है। लंबन
विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरालॉक्स। क्या बोलते हैं? पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड होता क्या है? अब देखना, एक चीज़ याद रखना, जैसे हमने अपनी आँख के सामने इस ऐसे पेन को रखा, अब ये क्या है? पिन हमारी आँख के सामने है। जब तुम अपनी एक आँख बंद करोगे तो ये क्या दिखेगा? कुछ अलग दिशा में दिखेगा, और एक आँख बंद करोगे तो इधर दिखेगा। अब जैसे जो मोबाइल का स्टैंड है, इस पेन को हम अपने सामने कर रहे हैं, तो ये वाली आँख बंद किए तो स्टैंड के इधर दिख रहा है, और ये वाली आँख बंद किए तो स्टैंड के इधर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक आँख को अगर हम लोग एक प्रेक्षक माने, दूसरी आँख को दूसरा प्रेक्षक माने, तो क्या है कि एक आँख से देखने के लिए इसकी दिशा क्या है? कुछ अलग है, और उसकी स्थिति दूसरी आँख से देखने पे अलग है। दो प्रेक्षकों से देखने पर किसी वस्तु की स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती है। इससे कहते हैं लंबन। क्या कहते हैं? लंबन, यानी लंबन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब लंबन विधि, तो विधि क्या हो जाएगी? जब लंबन का उपयोग करके तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो लंबन विधि के द्वारा सॉल्व मानी जाएगी। तो लंबन कैसे कहते हैं? लंबन कहते हैं कि जब तुम दो प्रेक्षकों के द्वारा सामने रखी वस्तु को देखते हो, तो एक प्रेक्षक के द्वारा उसकी स्थिति की दिशा कुछ और होती है और दूसरे के द्वारा कुछ और होती है। जैसे ये वस्तु रखी है, ये क्या है? कोई वस्तु है। इस प्रेक्षक से तुम इधर से देख रहे हो तो इसकी दिशा क्या है? ये है। और एक प्रेक्षक से देख रहे हो तो इसकी दिशा क्या है? ये है। क्लियर है ना बात? तो इसकी स्थिति भी क्या होगी? चेंज होगी। अब यहाँ पे एक प्रेक्षक एक आंख है और दूसरा प्रेक्षक दूसरा आंख है, तो कुछ इस प्रकार से तुम्हें क्या होगा? एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। ऐसे ऐसे मुड़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा वो, तो ऐसे दिखा दिए। और ये जो दूरी है इसे कहोगे आधारक। क्या कहोगे? आधारक। यानी दो प्रेक्षकों की जो बीच की दूरी उसे क्या कहोगे? आधारक कहोगे। ये जो कोण बन रहा है इसे थीटा कहोगे, और ये है लंबन कोण। क्या है? लंबन कोण। क्लियर है बात? तो लंबन के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो, जब एक वस्तु को दो प्रेक्षकों के द्वारा देखा जाता है, दो प्रेक्षक के द्वारा देखा जाता है, तो वस्तु की स्थिति दोनों प्रेक्षकों के लिए अलग अलग होती है। स्थिति दोनों प्रेक्षकों के लिए अलग अलग होती है। जैसे आँखों के सामने रखी किसी वस्तु को, आँखों के सामने रखी किसी वस्तु को एक आँख खोलकर देखना, एक आँख खोलकर देखते हैं, एक आँख खोलकर देखते हैं, तो उस वस्तु की स्थिति अलग होती है। उस वस्तु की स्थिति अलग होती है और इधर लिखे ले रहे, ठीक है। और वह आंख बंद करके दूसरी आंख खोलते हैं, दूसरी आंख खोलते हैं, तो उस वस्तु की स्थिति अलग दिखाई देती है, अलग दिखाई
देती है। इसे लंबन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लंबन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरा लिखा क्या है एक बार देखो, दोबारा से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई। जब एक वस्तु को दो प्रेक्षक के द्वारा देखा जाता है तो वस्तु की दोनों प्रेक्षकों के लिए अलग अलग स्थिति होती है। अलग अलग स्थिति होती है। स्थिति मिस हो गया। जैसे आंखों के सामने रखी किसी वस्तु को एक आंख से देखते हैं तो उस वस्तु की स्थिति अलग प्रतीत होती है। यहाँ पे प्रतीत लिख लो, अलग प्रतीत होती है, अलग प्रतीत होती है। और वह आंख बंद करके जिससे देख रहे थे अब उसको बंद कर लो और दूसरी से देखते हो तो उस वस्तु की स्थिति अलग प्रतीत होती है। यहाँ भी प्रतीत लिख लेना। और इसे क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे सामने कोई वस्तु रखी है, तुम एक आंख से देख रहे हो, इस आंख को बंद करके इससे देख रहे हो तो उस वस्तु की स्थिति अलग प्रतीत होगी, और इस आंख को बंद करके इससे देख रहे हो उस वस्तु की अलग स्थिति प्राप्त होगी। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे लंबन। क्या कहोगे? लंबन। तो क्लियर है बात। अब हम लोग देखते हैं लंबन के द्वारा बड़ी दूरियों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको लिख लेना। जब दो प्रेक्षकों के द्वारा देखोगे, देखो हकीकत में वस्तु की स्थिति चेंज नहीं है, वस्तु तो एक जगह स्थिर ही थी, बस अलग अलग प्रेक्षकों के द्वारा देखने पे उसकी अलग अलग दिशा में क्या हुई, उसका विचलन हुआ, तो अलग अलग कोण बन जाएंगे। जैसे इस वस्तु को देखने पर इस प्रेक्षक और इस प्रेक्षक से, दोनों प्रेक्षकों से देखने पर इसको एक कोण बना, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं। तो दोनों प्रेक्षकों के बीच की जो दूरी हो उसे क्या बोल रहे हैं? आधारक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आधारक। इसे क्या बोल रहे हैं? लंबन कोण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लंबन कोण। अब इस बात को अगर हमें सॉल्व करना है, इस दूरी को अगर हम लोगों ने डी मान लिया, क्या मान लिया? डी मान लिया। क्लियर है बात। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, तुमको ज्ञान देना चालू कर देंगे कि चाप बटे त्रिज्या करो। क्या करो? चाप। ऐसे मानते हैं कि इस कोण से इसको क्या करो, एक ऐसे चाप मान लो। क्या मान लो? चाप। और कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर तो हम लोग सभी जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। अब वो क्या कहेंगे? कहेंगे चाप बटे त्रिज्या करोगे तो ये जो चाप की दूरी है और ये जो दूरी है, आधारक को मान लो, मतलब क्या मान लो? बी मान लो। क्या मान लो? आधारक को बेस, मतलब बेस स्मॉल बी से प्रेजेंट कर दो। तो जो ये चाप की दूरी है और ये जो बेस की दूरी है लगभग लगभग क्या है? बराबर है। तो चाप बटे त्रिज्या करोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे डी हो जाएगा। तुम अपने हिसाब के लिए तो ये सही है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों? जब तुम इसका उपयोग किसी बड़े ग्रह के लिए करोगे, मान लो तुमने सूरज की दिशा निकालने के लिए किया, सूरज का डायोमीटर यानी सूरज का व्यास निकालने के लिए तुमने इस विधि का उपयोग किया, तो वहाँ पे तुम चाप यानी जो सूर्य है, पहली बात तो तुम चाप कैसे खींच नहीं सकते, तुम पृथ्वी पे हो और सूरज है, तुमने भाई भैया प्रकार की नोक रखी पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के ऊपर क्या कर दिए? चाप खींच दिए। ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। दूसरी चीज़, तुम जो अगर मान भी रहे हो कि इतनी दूरी चाप है और ये क्या है? हमारा व्यास है, तो ये दूरी इस दूरी में, इसमें क्योंकि ये बड़ी दूरियां हैं, इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारा मेथड गलत हो जाएगा। इसलिए इस मेथड को हम लोग थोड़ा सा अलग, हम लोगों ने सोचा कि इसको अलग तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, इसमें मैथ्स के कुछ फंडामेंटल लगाते हैं। यहाँ पे देखो, कोई वस्तु रखी है, दोनों प्रेक्षकों के बीच में कितना कोण बन गया? थीटा कोण बन गया। इसके द्वारा इसको ऐसे बांटेंगे कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा? लंब। अब ये जो दूरी b थी ये b/2 हो गई और ये भी क्या हो गई? b/2 हो गई। लेकिन ये तो क्या है? हमारी d ही है। लेकिन ये वाला जो कोण हो गया वो हो गया θ/2 और ये भी क्या हो गया? θ/2। क्लियर है बात। अब तुम लोग क्या लगाओ? ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें ये कर्ण और b/2 भी आ जाए। तो तुम लोग लगाओ कॉस। क्या लगाओ? कॉस। कॉस थीटा, एक ट्रायंगल को ले लो, कॉस θ/2। कॉस बराबर क्या होता है? LAL के से लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार ये है b/2। क्या है? b/2। और कर्ण क्या है? d है। क्या है? d। क्लियर है बात। अब चूंकि जब तुम इसको देख रहे हो तो दोनों आंखों से जब तुमने देखा था तो आंखों के बीच की दूरी ज़्यादा थी नहीं। अगर तुम बड़ी दूरियों के लिए भी देख रहे हो तो ये कोण क्या हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं। तो cos θ/2 को तुम्हें क्या ले लेना है? θ/2 लेना है। θ/2 बटे b/2 बटे d। क्लियर है। अब देखो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा θ/2 बराबर
b बटे 2d। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया, जब तुम गुणा करोगे तो आ जाएगा थीटा d बराबर b। तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर क्या आ गया, b बाई डी तो है ही, थीटा बराबर क्या है b बाई डी। तो जब तुम यहाँ से d बराबर निकालोगे, क्या निकालोगे, d बराबर तो आ जाएगा b बटे थीटा। क्लियर है, b d बराबर यानी प्रेक्षक से उस वस्तु के बीच की दूरी d है, b क्या है, दोनों प्रेक्षकों के बीच आधारक है, और थीटा क्या है, उनके बीच में बना कोण है। अब एक बात समझो कि तुमने सूरज को तुम्हें देखना है, किसको देखना है, सूरज को। एक प्रेक्षक यहाँ है और एक प्रेक्षक यहाँ है। इस प्रेक्षक से सूरज को देख रहे हो, चलो अच्छी बात है देख रहे हो। इस प्रेक्षक से भी सूरज को देख रहे हो, अच्छी बात है देख रहे हो। तुम्हें तो पता चल गया कि ये दोनों सूरज पे मिल रहे हैं, लेकिन इस कोण के बारे में तुम कैसे अनुमान लगाओगे। दोनों प्रेक्षकों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो वो तो तुम नाप ही लोगे। एक प्रेक्षक यहाँ रखा है, मान लो दूसरा प्रेक्षक थोड़ी दूरी पर रखा है। अब जब दोनों प्रेक्षकों के बीच में जो दूरी है उसे हम आधारक बोल रहे हैं। आधारक की दूरी निकालना तो संभव है ही, थीटा का मान कैसे निकालोगे। एक बात बताओ, जब तुमने यहाँ से निकलते हुए इसकी दिशा देख ली, किसकी, इस प्रेक्षक से प्रकाश की किरण की दिशा देख ली, और इस प्रेक्षक से देखते हुए प्रकाश की किरण की दिशा देख ली। अब जब तुम देख लोगे कि इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, तो तुम इसका एक रफली डायग्राम बना सकते हो जो कि एग्जैक्ट करेक्ट होगा कि थीटा क्या है, थीटा क्या है। और तुम आगे जाकर के उसको मिला करके इसको क्या कर सकते हो कि ये थीटा क्या है, इस बात को तुम देख सकते हो। क्लियर है ना बात। तो यहाँ से तुम्हें थीटा का मान पता चल जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से ये पता चला कि जो थीटा है यानी जो लंबन कोण है, क्या है, लंबन कोण, और आधारक यानी जो आधारक और लंबन कोण का जो अनुपात है वही क्या है, प्रेक्षक और उस वस्तु के बीच का क्या है, दूरी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस बात को लिख लेना पूरा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं, इसी विधि से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी यानी किसी ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी तो निकाल ही सकते हैं। वो तो सेम है बात कि जैसे हमने देख लिया कि ये क्या है, कोई ग्रह है। अब यहाँ से एक प्रेक्षक से देख रहे हो और दूसरे प्रेक्षक से भी देख रहे हो, ये जो कोण है वो थीटा है, बेस आधारक क्या है, b है, यहाँ से वहाँ के बीच की दूरी क्या है, d है। तो तुम लोग क्या कर लोगे, d बराबर क्या हो जाएगा, b बटे थीटा हो जाएगा। ये बात तो प्रूफ किए हो। लेकिन एक चीज और देखो, जब तुम्हें किसी भी ग्रह का क्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, क्या निकालना हो, व्यास, तो देखो तो फिर क्या करोगे, ये है हमारा मान लो कोई ग्रह है, यहाँ पे क्या है, दोनों प्रेक्षक। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देना है, प्रेक्षक दोनों एक ही जगह पे रखेंगे, लेकिन एक प्रेक्षक इसके इधर की तरफ देख रहा होगा इस प्रकार, एक प्रेक्षक इधर देख रहा होगा और एक प्रेक्षक के इस भाग की तरफ देख रहा होगा। क्लियर है बात। ये क्या है, हमारा व्यास है, क्या है, व्यास, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। क्लियर है। ये कोण क्या हो जाएगा, इसके लिए ये कोण हो जाएगा लंबन कोण यानी थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम यही बात है, जब तुम लोग ए वाली दूरी को मान लो b, इसके लिए इसको मान लो b, मान लो क्या मान लो b, या ज़्यादा वो है तो इसको r माने ले रहे, क्या माने ले रहे, r। ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास। तो पहले तो तुम इससे क्या r दूरी को निकाल ही लोगे, वो तो तुमने इसके पहले वाली विधि में पढ़ा है। अब अगर ये व्यास इसका क्या है, d है, तो जब फॉर्मूला लगाओगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी d बटे दूरी कितनी है, r है। क्लियर है बात। ये तो हमारा आ गया लंबन विधि से। अब यहाँ पे जब तुम्हें d का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू r हो जाएगा। हाँ सही है बात। और यहाँ से क्या आ गया, तुम्हारा व्यास आ गया, किसी भी ग्रह का क्या आ गया, व्यास। क्लियर है बात। चलो ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छोटी दूरियों का मापन, किसका, छोटी दूरियों का मापन। छोटी दूरियों का मापन कैसे होता है, छोटी दूरियां मतलब एकदम सूक्ष्म होती हैं। यहाँ पे हम लोग मीटर का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नैनोमीटर। हो गया, क्या हो गया, नैनोमीटर। दूसरा हो जाता है हमारा माइक्रोमीटर, क्या होता है,
माइक्रोमीटर, और तीसरा हमारा हो जाता है एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाता है? एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बात? एंगस्ट्रॉम। अब इसको देखो, जो नैनोमीटर होता है यानी 1 मीटर बराबर 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होता है। 10⁻⁹ नैनोमीटर। क्लियर है? अब देखो, नहीं, गलत हो गया, उल्टा हो गया। इस देखो, 1 नैनोमीटर बराबर अब छोटा मात्रक है ना नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। क्लियर है? और 1 माइक्रोमीटर बराबर, माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है? तो इस छोटी दूरियों के लिए हम लोग इस प्रकार के मात्रकों का यूज करते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम टाइप के मात्रकों का यूज करते हैं। एक बात देखो, जब तुमसे अगर पूछा जाए कि छोटी दूरियों में कि अगर तुम्हारे पास कुछ तेल है, क्या है? तेल तो जानते हो ना, सरसों का तेल है, कोई भी तेल है, अगर उसको किसी पानी के ऊपर डाल दें तो वो क्या हो जाता है? पानी की सतह के ऊपर फैल जाता है। अगर उसमें तुमसे पूछा जाए कि जो पानी की परत है उसकी मोटाई क्या है, तो क्या निकालना संभव है? क्योंकि वो एकदम पतली सतह है और ये छोटी दूरियों के मापन में इसका क्या होगा? यूज होगा। आई बात समझ में? तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जैसे तुमने मान लो कि किसी बर्तन में उस तेल को डाला, इस बर्तन में समान रूप से तेल क्या हो गया? फैल गया। तुम्हें पता था कि तुमने जितना तेल डाला है उस तेल का तुम्हें पहले क्या था? वॉल्यूम पता था। क्या था? वॉल्यूम यानी आयतन। क्या पता था? आयतन। क्लियर है? अब तुम्हारा जो तेल इसके ऊपर फैल गया तो तुम्हें उस तेल का क्या पता चल गया? क्षेत्रफल पता चल गया। क्या पता चल गया? क्षेत्रफल। ठीक है? तो जब तुम्हें इस परत की मोटाई ज्ञात करनी होगी तो क्या करोगे? परत की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बटे क्षेत्रफल। क्लियर है? आयतन तो तुम्हें पहले पता होगा कि मान लो कि तुमने 20 ml तेल उसमें डाला, तो उस तेल का पहले तुम आयतन निकाल लो। क्या निकाल लो? आयतन निकाल लिया। और आयतन को तुम किस में? लीटर में कन्वर्ट कर लेना, और आयतन को बटे में कर दो जो क्षेत्रफल, जिसमें जितने क्षेत्रफल में वो फैला है, आयतन बटे क्षेत्रफल कर दोगे तो तुम्हारे उस परत की मोटाई निकल के आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है बात? क्लियर है। अब हम लोग द्रव्यमान के मापन की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान का मापन भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना है। द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन आखिर होता कैसा है? देखो, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का आधारभूत गुण है। यानी आधारभूत गुण क्या होता है? आधारभूत का मतलब होता है कि अगर वो गुण नहीं होगा तो वस्तु ही नहीं होगी। फंडामेंटल गुण है उसका। आई ना बात समझ में? तो एक बात समझो, जो द्रव्यमान है उसका जो SI मात्रक है, पहले तो SI मात्रक देख लो क्या होता है। द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो क्या है? वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और परास क्या है? परास है सबसे छोटा। अगर पूरी दुनिया में सबसे छोटा द्रव्यमान देखो तो क्या होगा? द्रव्यमान में सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु से भी छोटा। परमाणु के भी जो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो काउंट होता है किसमें? हमारे एटम के द्रव्यमान में। लेकिन उससे भी कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एटम के द्रव्यमान में काउंट नहीं होता। तो सबसे छोटा किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की स्टार्टिंग कहां से होती है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इससे छोटा द्रव्यमान है ही नहीं। और एंड कहां पे होगा? जो हमारा प्रेक्षणीय विश्व है। क्या है? प्रेक्षणीय विश्व। इससे बड़ा कोई द्रव्यमान नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 9 × 10⁻31 होता है। 10 की घात -31, लेकिन 9 भी है तो इसको मान लो -10 की घात -30 से स्टार्ट करो। 10 की घात -30 से, वैसे 31 से भी हो सकता है, 32 से भी हो सकता है। ठीक है ना?
तो 10 की घात -30 से स्टार्ट करते हैं इसकी परास, जो कि सबसे छोटी परास है। और जो प्रेक्षणीय विश्व का जो लगभग द्रव्यमान जो नापा गया है, मतलब अनुमानित होगा 10 की घात 55, 10 की घात 55। और एक के आगे 55 जीरो लगा के देखो, इकाई दहाई से कहाँ कहाँ से नापना संभव नहीं है। तो ये है द्रव्यमान की परास। क्या है? द्रव्यमान की परास। क्लियर है बात? अब छोटे द्रव्यमानों का मापन और बड़े द्रव्यमानों का मापन, ऐसे कोई ऐसी विधि तो है नहीं। द्रव्यमान तो द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान की परास समझ गए। इसी के बीच में सारे ही द्रव्यमान क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे हमारा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 10 की घात -26 के करीब होता है। ऐसे हम लोगों का द्रव्यमान, ये सब इसी परास के बीच में। परास का मतलब क्या है? स्टार्टिंग यानी सबसे कम से द्रव्यमान और सबसे ज़्यादा। सबसे कम जो नापोगे इलेक्ट्रॉन का, और सबसे ज़्यादा नापोगे प्रेक्षणीय विश्व का। इससे बड़ा द्रव्यमान ही नहीं होता है। इसे बोलते हैं द्रव्यमान की परास। तो आज हम लोगों ने लंबाइयों का मापन देखा और द्रव्यमान का मापन देखा। ठीक है, कहीं पे अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसको रिपीट में देखें। तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? लंबन विधि थी। लंबन विधि में हम लोगों को क्या निकालना था? किसी भी ग्रह का व्यास और किसी भी ग्रह से अपने अपने पृथ्वी से किसी ग्रह के बीच की दूरी। ठीक है, लंबन विधि क्या होती है? जब किसी भी वस्तु को हम लोग अपनी आंख के सामने रखेंगे, एक आंख बंद करेंगे तो उसकी स्थिति अलग दिखाई देगी, और दूसरी आंख बंद करेंगे, बवाली खोलेंगे तो उसकी स्थिति कुछ और दिखाई देगी। ये प्रतीत होता है, आखिर में वस्तु तो एक ही जगह स्थित है। इसको बोलते हैं लंबन। क्या बोलते हैं? लंबन। तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, ओके, बाय।